हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आईएएस हिंदी नोट्स यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम यूपीएससी का जो ऑप्शनल सब्जेक्ट का राजनीतिक विज्ञान एवं अंतर्राष्ट्रीय संबंध का दूसरा टॉपिक लेकर आए हैं, जिसका नाम है राज्य के सिद्धांत। इससे पहले दोस्तों हमने राजनीतिक सिद्धांत, अर्थ एवं उपागम पर भी चर्चा की है। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो जाइए हमारे चैनल पर विजिट कीजिए और उसे देखिए। तो चलिए दोस्तों, हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, राज्य के सिद्धांत। तो आइए दोस्तों, उससे पहले कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पर नज़र डाल लेते हैं। यदि हम कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखें तो इससे जो सवाल पूछे जा रहे हैं दोस्तों, वो सीधे सीधे पूछे जा रहे हैं कि उत्तर उपनिवेशवाद की व्याख्या करें, मार्क्सवाद का विश्लेषण और समकालीन राज्य की संपूर्णता की चुनौती का परीक्षण कीजिए, नारीवाद के सिद्धांत, नव उदारवादी सिद्धांत, बहुलवादी थ्योरी, उत्तर उपनिवेशवाद के सिद्धांत, नारीवादी आलोचना। तो दोस्तों, यदि हम विगत वर्षों के प्रश्नों पर चर्चा करें तो हम पाते हैं कि इस टॉपिक से सवाल सीधे सीधे पूछे जाते हैं कि ये सिद्धांत क्या है, इसकी आलोचनाएं क्या है और इसकी प्रासंगिकता क्या है। तो दोस्तों, आज हम इन्हीं संकल्पनाओं को देखने का प्रयास करेंगे। तो चलिए दोस्तों, समझते हैं कि आखिर राज्य के सिद्धांत क्या है। तो दोस्तों, हम राज्य के सिद्धांत के संबंधित विभिन्न सिद्धांत देखेंगे, जिसमें उदारवादी सिद्धांत, नव उदारवादी सिद्धांत, मार्क्सवादी सिद्धांत, अनेकवादी या उसी को बहुलवादी सिद्धांत भी कहते हैं दोस्तों, और उत्तर उपनिवेशवाद, और लास्ट में देखेंगे दोस्तों नारीवादी सिद्धांत। तो चलिए दोस्तों, बारी बारी से एक एक को सभी को देखते हैं। हमारा पहला है दोस्तों, राज्य का बहुवादी थ्योरी या सिद्धांत। इसके अनुसार शक्ति का केंद्र न तो व्यक्ति में है और न ही किसी एक विशेष समूह में होता है, बल्कि शक्ति का वितरण अनेक समुदाय में होता है। बहुलवादियों ने संप्रभुता की एकलवादी मान्यताओं को पूर्णतः अस्वीकार कर दिया। इसके अनुसार राज्य एक समाज का सेवक है, मालिक नहीं है। अर्थात दोस्तों, जो राज्य के बहुलवादी सिद्धांत है वो मानता है कि जो शक्ति का केंद्र न तो किसी एक व्यक्ति में होना चाहिए, न तो एक समूह में, बल्कि इसे पूरे समाज में होना चाहिए। इसके अनुसार राज्य की इस नैतिक सर्वोच्चता का परिणाम सर्वाधिकवाद या निष्कुशतावाद के रूप में परिवर्तित हुआ है। बहुलवादी राज्य की मूल मान्यताकार कौन कौन है दोस्तों? एक है लास्की, लिंडे, बार्कर और मिस फॉलेट है। उन्होंने कहा कि समाज के समूहों का अस्तित्व न तो राज्य द्वारा निर्मित होता है और न ही राज्य उस पर आधारित होता है। बहुलवादियों के अनुसार विधि राज्य की आज्ञा का परिणाम नहीं है, बल्कि यह सामाजिक औचित्य का परिणाम है। अर्थात दोस्तों, बहुलवादियों ने माना कि लोगों की राज्य की आज्ञा का पालन भय के कारण नहीं, अपितु सामाजिक भलाई के लिए करते हैं। लॉस्की ने अपनी रचना ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स में स्पष्ट कहा है कि समाज जो क्या है वो संघानात्मक है, इसलिए सत्ता की संघानात्मक होना चाहिए। उसके अनुसार संप्रभुता एवं सर्वोच्च राज्य की कल्पना संकट काल की देन है। ये आधुनिक राज्य के शांति निर्माण के भी प्रतिकूल है, इसलिए आधुनिक लोकतांत्रिक बहुलवादी समाजों में संप्रभुता की संकल्पना निरर्थक है। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं। आइए दोस्तों, अब देखते हैं बहुलवाद के मुख्य आधार क्या क्या थे। पहला था दोस्तों सामाजिक आधार क्या है? कानूनी अधिकार, आर्थिक अधिकार, अंतर्राष्ट्रीय अधिकार, राजनीतिक अधिकार, ऐतिहासिक अधिकार और दार्शनिक अधिकार। तो दोस्तों, इस पर यूपीएससी ने सवाल नहीं पूछे हैं, इसलिए हम इसे डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब इसी बहुलवाद से जुड़ी हुई एक और देखते हैं, वो है
नव बहुलवाद का सिद्धांत क्या है? आधुनिक बहुलवादियों को नव बहुलवाद भी कहा जाता है, जिसे रॉबर्ट ढाल चार्ल्स लिंगमैन के नाम से उल्लेखित है। इसके अनुसार आधुनिक औद्योगिक राज्य अत्यधिक जटिल है तथा ये आम लोगों के प्रति कम अनुक्रियाशील है, जैसा कि परंपरागत बहुलवादी मानते थे। नव बहुलवादी वितरण समाज के अनेक समूहों को स्वीकार करते हैं। परंपरागत बहुलवादियों ने समाज की शक्तियों के विभिन्न समूहों को वितरण माना, जबकि नव बहुलवादी वाणिज्य समूह के अनेक समूहों को या समुदायों की तुलना में ज़्यादा शक्तिशाली मानते हैं। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। अब देखते हैं दोस्तों बहुलवादी राज्य के जो समकालीन विचार क्या थे। बहुलवादी राज्य के विचार समकालीन दृष्टिकोण के अनुसार राज्य एक तटस्थ व निष्पक्ष संस्था है और राज्य जिसके द्वारा समाज के विभिन्न समूहों और सामाजिक वर्गों के बीच समन्वय एवं सामंजस्य स्थापित किया जाता है और राज्य को किसी एक विशेष समूह या विशेष प्रति लगाव व झुकाव नहीं होता है, क्योंकि राज्य समाज को अलग पृथक कोई हित नहीं होता है। तो जो बहुलवाद के जो समाजवाद समकालीन विचार थे वो यही थे दोस्तों कि राज्य को किसी एक समूह या किसी एक व्यक्ति पर की ओर झुकाव नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो समाज है वो जो है जो राज्य है वो समाज से अलग नहीं है। दूसरी श्रेणी के विचारक ऐसा मानते हैं कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया के प्रभावी होने के कारण अनेक प्रकार के हित समूह और दल का निर्माण हो चुका है, इसलिए राज्य सरकार की अनुक्रियाएं जनमत के अनुसार परिवर्तित होती रहती हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। अब देखते हैं दोस्तों राज्य का मार्क्सवादी सिद्धांत। तो आइए दोस्तों समझते हैं कि राज्य का मार्क्सवादी सिद्धांत क्या है। यह सिद्धांत मार्क्सवाद की धारणाओं से जुड़ा हुआ है। इसके अनुसार राज्य न तो प्राकृतिक संस्था है और न ही नैतिक संस्था है, जैसे कि राज्य का आंगिक सिद्धांत मानता है। यह एक कृत्रिम उपकरण है, परंतु यांत्रिक सिद्धांत की मान्यताओं के विपरीत राज्य वर्ग सिद्धांत राज्य को न तो जनसाधारण की इच्छा की अभिव्यक्ति मानता है, न परस्पर विरोधी हितों के सामंजस्य का साधन स्वीकार करता है। इसके अनुसार राज्य उस समय अस्तित्व में आता है जब निजी संपत्ति के आधार पर समाज दो परस्पर विरोधी वर्गों धनवान और निर्धन वर्गों में बढ़ जाता है। अर्थात जो मार्क्सवादी थे वो मार्क्सवादी सिद्धांत है वो ये कहता है कि दोस्तों समाज दो वर्गों में बढ़ जाता है जब धनवान और गरीब के आधार पर समाज में परस्पर विरोध या विरोध देखा जाता है। जो वर्ग उत्पाद के प्रमुख साधनों का स्वामी है वो अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत व सुदृढ़ करने के लिए राजनीतिक शक्ति का ताना बाना बुन लेता है और वह राज्य का रूप ग्रहण कर लेता है। अर्थात दोस्तों मार्क्सवादी की मान्यता है कि जो पूंजीपति वर्ग है वही शासन करता है या राज्य को चलाता है। इस सिद्धांत की यदि हम प्रमुख मान्यता माने तो अगर इस सिद्धांत की जो प्रमुख मान्यता है दोस्तों है राज्य प्रभुत्वशाली वर्ग का उपकरण है। अर्थात जो राज्य है वो पूंजीपतियों का शासन है। राज्य के वर्ग सिद्धांत के अनुसार राजनीतिक शक्ति और आर्थिक शक्ति हाथ की कठपुतली है। राज्य पूरे समाज के हित साधन का स्रोत नहीं हो सकता, क्योंकि वह धनवान वर्ग के हित साधन का उपकरण है। अर्थात दोस्तों जो मार्क्सवादी थे उनकी विचारधारा यही है कि जो धनवान वर्ग है वही इस राज्य का साधक है और उसी के हित के लिए राज्य कार्य करता है। उसी वर्ग के हितों को बढ़ावा देने के लिए निर्धन वर्ग का भरपूर शोषण करता है। अतः राज्य पराधीन वर्ग के शोषण का साधन है। आइए दोस्तों अब देखते हैं कि मार्क्सवादी सिद्धांत की जो आलोचना किन किन आधारों पर की जाती है। राज्य के वर्ग सिद्धांत का मुख्य योगदान यह है कि शासन वर्ग आर्थिक शक्ति का स्वामी है। वह अपने स्वार्थ साधन के लिए जनसाधारण को दमन और उत्पीड़न करता है, परंतु इसकी मुख्य त्रुटि यह है कि
यह केवल आर्थिक तथ्यों के संपूर्ण सामाजिक जीवन की धुरी को मानता है। अर्थात दोस्तों जो मार्क्सवादी है केवल आर्थिक आधार पर ही संपूर्णता को स्वीकार करता है और यह आशा करता है कि उत्पादन के प्रमुख साधनों का समाजीकरण हो जाने पर सब मनुष्य स्वतंत्र और समानता के आधार पर व्यवहार करने लगेंगे और उन पर बाह्य नियंत्रण की आवश्यकता नहीं रहेगी। परंतु जैसा कि समाजवादी देशों, पुराने सोवियत संघ, चीन गणराज्य, पोलैंड आदि के अनुभव ने सिद्ध किया है कि आर्थिक जीवन में समाजवाद स्थापित हो जाने पर भी राजनीतिक प्रभुत्व के नए नए रूप विकसित हो जाते हैं और इस आधार पर नए विशेष वर्ग अस्तित्व में आ जाते हैं। इससे वर्गहीन समाज का उदय तो नहीं होता बल्कि कठोर श्रेणी तंत्र विकसित हो जाते हैं। अर्थात दोस्तों जो समाजवादी देश होते हैं वहाँ एक निरंकुश राजतंत्र स्थापित हो जाता है, बल्कि लोकतांत्रिक राज्य की स्थापना संभव नहीं हो पाता है। यूगोस्लाविया के मार्क्सवादी विचारक मिलोवान जिलास ने अपनी प्रसिद्ध कृति न्यू क्लास के अंतर्गत यह तर्क दिया कि सोवियत संघ जैसे समाजवादी देशों में साम्यवादी दलों के अधिकारी इतने शक्तिशाली हो गए हैं कि उन्हें एक नया शासक या वर्ग का रूप धारण कर लिया है। इस वर्ग के सदस्यों ने अपने प्रासंगिक एकाधिकार के बल पर ऐसे विशेष अधिकार और आर्थिक वरीयताएं प्राप्त की थी जो जनसाधारण की अनेक अलग अलग पहचान बनाते हैं। इस तरह समाजवादी देशों ने वर्ग समाज के विचारों को बहुत पीछे धकेल दिया है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। अब देखते हैं दोस्तों जो नव मार्क्सवादी की विचारधारा। नव मार्क्सवादी राज्य के सापेक्ष स्वायत्तता के विचारों का समर्थक है और वह पहली बार ग्राम्सी के विचारों में पाई जाती है, जिन्होंने राज्य की व्याख्या के लिए नागरिक समाज के महत्व को स्वीकार किया है और ये कहा है कि राज्य का आधिपत्य मूलतः सांस्कृतिक व वैचारिक होता है, न कि बल प्रयोग। इन विचारों के आधार बनाते हुए राल्फ मिलीबैंड द्वारा तथा निकोस पोलांजो ने नव मार्क्सवादी राज्य के सिद्धांत को आगे बढ़ाया। नव मार्क्सवादी पूंजीवादी राज्य की व्याख्या के लिए आर्थिक कारणों पर निर्भर रहने की बजाय सामाजिक और नौकरशाही तत्वों पर बल देता है। तो दोस्तों जो नव मार्क्सवादी राज्य है वह आर्थिक कारणों के बजाय सामाजिक और नौकरशाही जैसे तत्व पर बल देता है। नव मार्क्सवादी के अनुसार समकालीन चुनावी लोकतंत्र के युग में शासन वर्ग के अलावा अनेक समूहों का निर्माण हो चुका है और राज्य को इसके समूहों के बीच विद्यमान संघर्षों को हल किया जाता है। इसलिए राज्य केवल शासक वर्ग के हाथों के उपकरण नहीं बल्कि एक गतिशील निकाय है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं, जिसके द्वारा समाज में शक्ति संतुलन बनाए रखा जाना आवश्यक है। नव मार्क्सवादी का यह विचार बहुलवादी विचारों का खंडन है, क्योंकि बहुलवादी राज्य को एक तटस्थ निष्पक्ष संस्था के रूप में चित्रित करते हैं। नव मार्क्सवादी के अनुसार पूंजीवादी राज्य बना हुआ है और पूंजीवादी राज्य के द्वारा ही सांस्कृतिक व वैचारिक रूप से पूंजीवादी व्यवस्था को बनाए रखने का प्रयत्न किया जा रहा है। तो आइए दोस्तों अब चलते हैं राज्य के उत्तर उपनिवेशवाद सिद्धांत। यदि बात करें जाए दोस्तों राज्य के उत्तर उपनिवेशवाद सिद्धांत की, तो उत्तर उपनिवेशवादी समाज में राज्य और सामाजिक वर्ग के मध्य का संबंध अत्यंत जटिल माना गया है। मेट्रोपोलियन बुजुर्वा करते हैं दोस्तों पूंजीपति। मेट्रोपोलियन बुजुर्वा वर्ग ने राज्य और सरकार के लिए उन संस्थानों का निर्माण किया जिसके उनका प्रभाव बना रहे, क्योंकि उत्तर उपनिवेशवादी समाजों में 3 प्रकार के वर्ग विद्यमान थे। पहले थे मेट्रोपोलियन बुजुर्वा, दूसरा घरेलू पूंजीपति या बुजुर्वा, तीसरा थे सामंती वर्ग। तो दोस्तों जो उत्तर उपनिवेशवाद थे उन्होंने समाज को 3 वर्गों में बांट दिए थे। पहला जो मेट्रोपोलियन, दूसरा घरेलू और तीसरा सामंती वर्ग।
उत्तर उपनिवेशवाद समाज में राज्य किसी एक वर्ग मात्र के हाथ में यंत्र नहीं था, अपितु यह सापेक्षित रूप से स्वायत्ता होती रही। इसके द्वारा समाज के तीनों वर्गों के प्रतिस्पर्धी हितों के सामंजस्य बनाया जाता था। अर्थात दोस्तों, जो उत्तर उपनिवेशवाद के सिद्धांत थे वो जो तीन वर्ग थे उनमें सामंजस्य स्थापित करके बनाए रखना था, न कि किसी एक विशेष को अत्यधिक बल देना था। इसके द्वारा एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था का निर्माण होता है जिसमें तीनों वर्गों के हितों को सुरक्षित रखे। इसलिए उत्तर उपनिवेशवाद राज्यों ने निजी संपत्ति और उत्पादन के पूंजीवादी तरीकों को बनाए रखा जाता है। अर्थात दोस्तों, उत्तर उपनिवेशवाद में पूंजीपति और संपत्ति के जो उत्पाद के जो तरीके हैं उन्हें रखा जाता है। इन समाजों के सैन्य व्यवस्था और नौकरशाही का गूढ़तंत्र कायम है और समाज द्वारा निर्मित लाभों पर इन्हीं का नियंत्रण है। आर्थिक विकास के नाम पर नौकरशाही द्वारा समुचित आर्थिक गतिविधियों पर नियंत्रण स्थापित कर लिया गया है। इसलिए हमजा आल्वी ने यह स्वीकार किया है कि उत्तर उपनिवेशवादी समाजों में मार्क्स के परंपरागत विचारों के प्रयुक्त करना व्यवहारिक नहीं है। इसके अनुसार उत्तर उपनिवेशवादी राज्यों अपने अभी भी अंतर्राष्ट्रीय पूंजीवादी व्यवस्था का नियंत्रण पर बना हुआ है। ये राज्य इसी पूंजीवादी व्यवस्था के अधीन अभी भी शोषित है, परंतु इन समाजों में राज्य को अत्यधिक विकसित है क्योंकि इसका निर्माण साम्राज्यवादी बुजुर्गों के द्वारा किया गया है। यहाँ समाज अभी भी अशक्त और कमज़ोर है। जिन उत्तर उपनिवेशवादी राज्यों के लोकतंत्र की स्थापना हुई वहाँ नौकरशाही और सैन्य व्यवस्था पर राजनीतिक दलों का अत्यधिक प्रभाव होता है। अर्थात दोस्तों, जो उत्तर उपनिवेशवादी राज्यों की बात करें तो वहाँ जो होता है, जो नौकरशाही होते हैं वो सैन्य और राजनीतिक दलों पर अत्यधिक प्रभाव पड़ता है या उस पर प्रभाव दिखता है। राजनीतिक दलों के लोगों के मध्य उत्पन्न असंतोष और विद्रोह की भावना को समाप्त कर देता है और यह दावा करता है कि सभी की समस्याओं का समाधान होगा। इन उत्तर उपनिवेशवादी राज्यों में राजनेताओं और नौकरशाही संबंध एक दूसरे के पूरक व विरोधाभासी भी है क्योंकि दोनों मिलकर व्यवस्था का संचालन करते हैं, लेकिन दोनों के मध्य मतभेद भी कायम होते हैं। पाकिस्तान जैसे उत्तर उपनिवेशवादी राज्यों में नौकरशाही और सेना अत्यधिक शक्तिशाली हुई है जिसकी समूची सत्ता का नियंत्रण कर लिया है। अर्थात दोस्तों, जो हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान है उसमें सैन्य शासन अक्सर देखने को मिलता है। आइए दोस्तों, अब जानते हैं कि राज्य के जो उत्तर उपनिवेशवाद की आलोचना किन किन आधार पर की गई है। महान विचारक गुलनार मिर्डक उत्तर उपनिवेशवादी राज्यों की आलोचना करते हैं। उनका कहना है कि राज्य जनमत के दबाव के आगे झुक जाता है, साथ राज्य लोगों पर नियंत्रण और अनुशासन बनाए रखने में असफल रहता है। लोग राज्य की आज्ञा नहीं मानते। उन्होंने इतना तक कहा है कि समाज में पूंजीवादी तत्व या सामंतवादी का अत्यधिक प्रभाव होता है। तो दोस्तों, इस प्रकार हम राज्य की उत्तर उपनिवेशवाद सिद्धांतों में उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद से उत्पन्न हुई राजनीतिक, प्रशासनिक, सांस्कृतिक और सामाजिक प्रभाव को समझने का प्रयास किया गया है। इससे राज्य द्वारा संचालित नियंत्रण प्रक्रिया में स्थानीय लोगों पर होने वाले प्रभाव का भी आकलन शामिल है। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं। जो हमारा अगला सिद्धांत है दोस्तों वो है राज्य का नव उदारवादी सिद्धांत। तो आइए दोस्तों समझते हैं कि राज्य का नव उदारवादी सिद्धांत क्या है। नव उदारवादी या स्वेच्छातंत्रवाद परिच्छेद का दार्शनिक आधार आइजिला बर्निन, F.A. हेयक, मिल्टन फ्रीडमैन और रॉबर्ट नॉजिक के चिंतन में मिलता है। नव उदारवाद के अंतर्गत
समकालीन परिस्थितियों के संदर्भ में उदारवाद की मूल मान्यताओं को दोहराने का प्रयत्न किया गया है। इसकी मुख्य मान्यता यह थी कि राज्य को व्यक्तियों को आर्थिक गतिविधियों से कम विनियमित करना चाहिए। अर्थात दोस्तों वे चाहते थे कि व्यक्ति आर्थिक गतिविधियों में शामिल हों। नव उदारवाद के पक्षधर राज्य को दूर दूर तक फैले हुए कार्य क्षेत्र को फिर से समेटने का समर्थन करते हैं। यह विचारधारा 1980 के दशक में मुख्यतः संयुक्त राज्य अमेरिका और ब्रिटेन में उभरकर सामने आई थी। तो जो दोस्तों जो हम राज्य के नव उदारवादी सिद्धांत की बात करें तो वे मुख्यतः 1980 दशक में अमेरिका और ब्रिटेन में उत्पन्न हुई थी। यदि दोस्तों बात करें नव उदारवादी की समालोचना परीक्षण या विशेषताएं की, तो दोस्तों नव उदारवादी की चार आधारभूत पक्षों पर आधारित है। जो नव उदारवादी है वो चार आधारभूत पक्षों पर आधारित है, जिसमें पहला है दोस्तों न्यूनतम राज्य का समर्थन। जो स्वेच्छातंत्रवाद राज्य को कम से कम कार्य देना चाहता है, वह राज्य को केवल कानूनी और व्यवस्था का मात्र कार्य देते हुए राज्य को लोगों की सुरक्षा का प्रहरी मानता है। कार्य में बढ़ोतरी व्यक्तियों की स्वतंत्रता पर हमला है। अतः व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा के लिए राज्य के कार्य को अल्प होना चाहिए। अर्थात दोस्तों जो राज्य का कार्य है उसे न्यूनतम करने के आग्रह किया गया है। दूसरा है दोस्तों व्यक्तिगत स्वतंत्रता के राज्य हस्तक्षेप का विरोध है। तीसरा है दोस्तों कल्याणकारी राज्य का विरोधी। जो स्वतंत्रवाद व्यक्ति है वह अधिकारों की उग्रवादी सिद्धांत पर विश्वास करता है, विशेषतः संपत्ति अर्जन करने वाले को और रखने के अधिकार के संदर्भ में, क्योंकि सामाजिक कल्याणकारी राज्य में उन लोगों की संपत्ति का जबरन हनन करता है और उन्हें अनिवार्य श्रम करने पर मजबूर करता है। जो चौथा है दोस्तों वो है कि मुक्त बाजार आधारित अर्थव्यवस्था। इसका मत है कि राज्य आर्थिक जगत के हस्तक्षेप करता है, इसे राज्य ज़्यादा त्रुटिपूर्ण व्यवस्था कोई हो ही नहीं सकती, क्योंकि राज्य को व्यापार व्यवसाय और किसी जैसे कार्य सौंपने का अभिप्राय नौकरशाही की शक्तियों की अपार वृद्धि करना है। इसे सत्ता का दुरुपयोग और भ्रष्टाचार पनपता है। इसलिए आवश्यक है कि अर्थव्यवस्था के प्रतियोगी और बाजार शक्तियों पर छोड़ देना चाहिए। अर्थात दोस्तों इसका मानना है कि यदि हम बाजार को यदि नौकरशाहियों पर छोड़ दें तो इससे भ्रष्टाचार बहुत बढ़ता है। इसलिए हमें बाजार अर्थव्यवस्था को उन व्यक्तियों के हाथों में छोड़ देना चाहिए। ये दोस्तों अब जानते हैं नव उदारवादी सिद्धांत की आलोचना या कमियां। स्वेच्छावाद में जिस राज्य का निर्माण करना चाहता है वह वास्तव में पूंजीवाद का पोषक है, अतः इसकी आलोचना निम्न आधार पर की जाती है। पहला, वर्ग विशेष को प्राथमिकता प्रदान करता है। दूसरा, सामाजिक न्याय की उपेक्षा। राज्य को बाजार तंत्र से बाहर कुछ सार्वजनिक सेवाओं की व्यवस्था करनी चाहिए, किंतु बाजार तंत्र में कोई छेड़छाड़ किए बिना राज्य सामाजिक न्याय या सेवाएं कहाँ से जुटा सकती हैं। अर्थात दोस्तों यदि हम जब तक बाजार में छेड़छाड़ नहीं करेंगे तब तक गरीब लोगों या समाज में कोई अच्छा कार्य हम नहीं कर सकते। तीसरा दोस्तों, राज्य की मुख्य भूमिका की उपेक्षा। स्वेच्छावाद व्यक्ति को साध्य मानकर व्यक्ति अपने विकास के राज्य की भूमिका की अनदेखी करता है। इस संदर्भ में जो उदाहरण ज़्यादा दिया जाता है वो है स्वास्थ्य सेवाएं। एक राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुविधा व्यवस्था जो राज्य द्वारा संचालित हो किंतु किसी मुक्त बाजार आधारित लोकहित से बेहतर ही होगी। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। जो हमारा चौथा है दोस्तों है राज्य का हस्तक्षेप आवश्यक नहीं है। कुछ विषयों जैसे सांस्कृतिक प्रदूषण, साहित्य एवं कला को प्रोत्साहन देने, बच्चों के शोषण को रोकने, वृद्धों की स्वास्थ्य सेवा आदि के लिए राज्य का हस्तक्षेप आवश्यक है। पांचवा है दोस्तों बाजार राज्य पर आधारित। जब कभी किसी देश बाजार का पतन होता है तो सीधे तौर पर उस राज्य को असफल माना जाता है, अतः बाजार पूरी तरीके से राज्य से मुक्त हो यह अपेक्षा करना अनुचित है। तो आइए दोस्तों अब देखते हैं राज्य के
नारीवादी सिद्धांत। तो नारीवाद की शुरुआत स्त्रियों द्वारा अपने पुरुषों के समान जगह की मांग से हुई मानी जाती है। पुरुषों के लिए विंडिफिकेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन जवाब में मेरी वुल्सनकॉट ने विंडिकेशन ऑफ राइट्स ऑफ वीमेन लिखी। यहीं से पश्चिम जगत में नारीवाद की शुरुआत हुई। अर्थात दोस्तों जो पुरुषों के लिए जो विंडिफिकेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन के स्थान पर जब मेरी वुल्सकॉट ने उसे विंड्स ऑफ राइट्स ऑफ वुमेन लिखी, तभी से राज्य के नारीवादी सिद्धांत की शुरुआत हुई। तो आइए दोस्तों देखते हैं जो राज्य के नारीवादी सिद्धांत है वो दो भागों में है। एक है उदारवादी नारीवाद और दूसरा है उग्रवादी नारीवाद। तो आइए दोस्तों सबसे पहले हम देखते हैं उदारवादी नारीवाद। उदारवादी नारीवाद यह मानते हैं कि राज्य द्वारा संचालित क्रमिक सुधारों द्वारा लैंगिक समानता स्थापित की जा सकती है। इसके अनुसार राज्य उनके प्रकार की सुविधाओं का वितरण दिया जाता है, इसलिए इन सुविधाओं पर समाज के सभी वर्णों का पहुंच सुनिश्चित होना चाहिए। उदारवादी नारीवाद राज्य की भूमिका को अत्यधिक सकारात्मक मानते हैं और राज्य द्वारा निर्मित विभिन्न विधियों द्वारा महिलाओं के कल्याण को संभव मानते हैं। उदाहरण के लिए राज्य के द्वारा समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान करना, महिलाओं को गर्भपात का वैधानिक अधिकार प्रदान करना और राज्य द्वारा बच्चों की देखभाल की विशेष सुविधा प्रदान की गई है। राज्य के सकारात्मक हस्तक्षेप में महिलाओं की स्थिति को और बेहतर बनाया जा सकता है। उदाहरण के लिए भारत में भूमि व भवन रजिस्ट्रेशन में महिलाओं को कम शुल्क लिया जाता है तथा महिलाओं के लिए राज्य के द्वारा आरक्षण भी दिया जाता है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। हमारा दूसरा है वो है उग्र नारीवाद। उग्र नारीवाद का दृष्टिकोण रेडिकल नारीवाद भी कहते हैं, उदारवादी नारीवाद से पूर्णतः अलग है। उग्र नारीवाद के अनुसार राज्य एवं सरकार सामाजिक व्यवस्था के लघु रूप है या प्रतिबिंब है और समाज मूलतः पितृसत्तात्मक है, इसलिए राज्य की पितृसत्तात्मक बनाए रखने का प्रयत्न करता है। कैरोल पेटसन के अनुसार कल्याणकारी राज्य मूलतः पितृसत्तात्मक राज्य है और महिलाएं अभी भी प्राकृतिक अवस्था में हैं। अतः राज्य के अंतर्गत कल्याणकारी सुविधाओं के वितरण में पुरुषों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। इसके अनुसार राज्य के सभी मानकों पुरुषों के अनुसार निर्धारित हैं। सेना एवं पुलिस में भर्ती के मानक पुरुषों के भीतर ही मानक स्वीकार किया जाता है। इसके अनुसार परिवार में महिलाओं के विरुद्ध हिंसा और उसी प्रकार के राज्यों के द्वारा समाज में हिंसा उत्पन्न हो जाती है। आइए दोस्तों अब जानते हैं कि जो उग्र नारीवाद तथा मार्क्सवाद के विचारों में क्या समानता है। राज्य के विचारों के संबंध में मार्क्सवादी और मूल नारीवादी के विचार मिलते जुलते हैं। दोनों के अनुसार राज्य का आधार सामाजिक संरचनाओं में छिपा हुआ है। मार्क्स राज्य के आधार को आर्थिक परिपेक्ष में परिभाषित करता है, जबकि उग्र नारीवाद इसे पितृसत्तात्मक सत्ता के रूप में देखते हैं। दोनों के अनुसार समाज में मूलभूत परिवर्तन के बिना राज्य और सरकार में परिवर्तन की अपेक्षा नहीं की जा सकती। दोनों राज्य को शोषणकारी और समानता व सामाजिक न्याय के मार्ग में राज्य में को सबसे बड़ी बाधा मानते हैं। उग्र नारीवाद ने कहा कि सामान्यतः व्यक्तिगत व सार्वजनिक जीवन में अलगाव किया जाता है, जबकि व्यक्तिगत या पारिवारिक जीवन में महिलाओं का शोषण सामाजिक जीवन में शोषण का कारण बनता है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। जो हमारा अगला और अंतिम सिद्धांत है दोस्तों वो है राज्य का उदारवादी सिद्धांत। तो आइए दोस्तों इसे देखते हैं कि आखिर राज्य का उदारवादी सिद्धांत क्या है। राज्य के उद्देश्यों और कार्यों के संबंध में उदारवादी का सदैव एक ही दृष्टिकोण नहीं रहा है। इस संबंध में उनकी विचारधारा परिस्थितियों के अनुसार विकसित होती रही है। इस संबंध में उदारवाद के मुख्य रूप से दो बतलाए जा सकते हैं, एक परंपरागत उदारवाद, दूसरा है आधुनिक उदारवाद। तो आइए दोस्तों बारी बारी से देखते हैं। पहला है दोस्तों परंपरागत उदारवादी सिद्धांत। परंपरागत उदारवादी का जन्म स्वेच्छाकारी शासक व्यवस्था के विरुद्ध
एक स्वतंत्र आंदोलन के रूप में हुआ था और इसका मूल तत्व स्वतंत्रता ही रही है। जॉन लॉक और जॉन स्टुअर्ट मिल ने इस परंपरागत उदारवाद का प्रतिनिधि विचारक कहा जाता है। प्रोफेसर हॉब्स हाउस ने अपने उदारवाद के शीर्षक ग्रंथ में परंपरागत उदारवाद के 9 मूल सिद्धांत बताए हैं, जो निम्न है। पहला है नागरिक स्वतंत्रता, अर्थात व्यक्ति को अपनी इच्छा अनुसार जीवन व्यतीत करने का अधिकार प्राप्त होना चाहिए। दूसरा है वित्तीय स्वतंत्रता, उदारवादी संपत्ति को व्यक्ति के एक पवित्र अधिकार मानते हैं, इसलिए उनके द्वारा यह कहा गया है कि नागरिकों पर कर लगाने का अधिकार जनप्रतिनिधियों के बहुमत को ही हो सकता है। तीसरा है दोस्तों व्यक्तिगत स्वतंत्रता, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अंतर्गत विचार और भाषण की स्वतंत्रता, रहन सहन की स्वतंत्रता, धार्मिक विश्वास और आराधना की स्वतंत्रता आदि की विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। राज्य या समाज अन्य व्यक्तियों द्वारा उस समय तक हस्तक्षेप नहीं कर सकता जब तक कि समाज का हित ना हो। अर्थात दोस्तों समाज राज्य को व्यक्ति के हित में ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं करनी चाहिए जब तक कि जरूरत ना हो। चौथा है दोस्तों सामाजिक स्वतंत्रता, सामाजिक स्वतंत्रता का अर्थ है कि जन्म, संपत्ति, वर्ग, जाति अथवा लिंग के आधार पर व्यक्तियों का कोई भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। जो पांचवा है दोस्तों है आर्थिक स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता का अर्थ है दोस्तों कि व्यक्तियों की आर्थिक जीवन और उनके द्वारा संचालित उद्योग व व्यापार राज्य के द्वारा हस्तक्षेप नहीं किए जाने चाहिए, अर्थात उन्हें व्यापार करने की छूट देनी चाहिए। छठा है दोस्तों जाति व राष्ट्रीयता, राष्ट्र के आत्मनिर्णय के सिद्धांत के प्रबल समर्थक थे, वे जाति समानता का भी समर्थन करते थे। सातवां दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय स्वतंत्रता, उदारवाद एक राज्य को दूसरे राज्य के विरुद्ध बल प्रयोग का विरोधी रहा है और उसका विचार है कि शांति और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के आधार पर कार्य करना चाहिए। आठवां दोस्तों राजनीतिक स्वतंत्रता, हॉब्स के अनुसार ये सबसे बड़ी विशेषता रही है। राज्यों के कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेने को ही राजनीतिक स्वतंत्रता कहते हैं, जैसे प्रतिनिधि चुनने का अधिकार, निर्वाचन होने का अधिकार, सार्वजनिक पद ग्रहण करने का अधिकार और राजनीतिक मामलों में समुचित जानकारी प्राप्त करने का अधिकार। आइए दोस्तों देख लेते हैं आधुनिक जनतंत्रात्मक उदारवाद। यह सिद्धांत राज्य की तुलना यंत्र मशीन से करता है, जिसे मनुष्य ने अपने लाभ या उपयोग के लिए सोच विचार कर बनाया है, जैसे पवन चक्की, छापे खाने, चाबी वाली घड़ी इत्यादि। यदि इसकी मूल मान्यताएं माने को देखें दोस्तों तो पहला है राज्य एक सामाजिक संस्था है, राज्य साधन है, साध्य नहीं, राज्य इच्छा की अभिव्यक्ति है। चौथा है दोस्तों राज्य परस्पर विरोधी हितों के सामंजस्य होता है, इसे व्यक्ति के साध्य मानकर सब व्यक्तियों को समानता पर स्वीकार किया है और अभिव्यक्तियों की सहमति को राज्य की आधारशिला मानते हुए लोकतंत्र के विकास को बढ़ावा दिया गया है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारा यह टॉपिक आज ख़त्म हो जा रहा है। यदि आप इसका PDF चाहते हैं तो एम करते हैं दोस्तों 100 लाइक्स। जैसे हमारे इस वीडियो पे 100 लाइक्स आएंगे आपको इसका PDF प्राप्त कर दिया जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।